रितेश का कुछ कहना है, सर आपने जो पढ़ा टेस्ट में क्यों नहीं आया? ऐसा कुछ और आया था क्या तुम्हारे टेस्ट में? किसी और का तो पेपर नहीं देखे आगे? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। अनुभव जी, आप शीट सॉल्व कर लो, उसके अलावा जो भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शीट अच्छी तरह से सॉल्व होनी चाहिए। ओके। अंशित इज सेइंग एट्थ रैंक आई है, बहुत बढ़िया अंशित। आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, एक एक मोल आशीर्वाद। डर लग रहा है, उर्वी का कहना है। भाई अभी क्यों डर लग रहा है? पेपर तो कल था, अब क्यों डर लग रहा है? हार्ड कॉपी पेपर की वो सारी चीजें बाद में। चलो, एक तो मैं यहां पर आपको बता दूं, लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत होमवर्क भी दिया था ना हमने। तो क्या था होमवर्क? ओ वन में 27 से 36 है ना, और एक क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलो जी। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें। एक तो कल जेई एडवांस का पेपर हुआ था, और उस कल का जो पेपर हुआ था, जेई एडवांस मतलब जेई एडवांस, आपके मॉक टेस्ट नहीं। कल पेपर हुआ था, और पेपर 360 मार्क्स का ही था, जैसे कि नॉर्मली हो रहा है पेपर में। इस बार का जो पेपर था, पेपर वन में पर सब्जेक्ट पर पेपर 17 क्वेश्चंस थे। जनरली 18 होते हैं, इस बार 17 है। कभी 17, कभी 18, कभी 19, ये कुछ फिक्स नहीं होता। तो थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे रहा हूं। जो कल जेई एडवांस का पेपर था उसकी बात कर रहा हूं। उसके पेपर आ चुके हैं। कल पेपर हुआ था, आज जेई टीम ने, जेई एडवांस वालों ने पेपर भी रिलीज कर दिए हैं, और कुछ ही दिनों में उसके मार्क्स भी आ जाएंगे वैसे। तो उस पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर जो है, जैसा अभी तक आ रहा है पेपर, इस बार भी वैसा ही था। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखो हर साल आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। बट हाँ, पेपर्स जैसे आ रहे थे वैसे ही पेपर्स हैं। फिजिकल से भी क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। दोनों पेपर्स में मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 34 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में। 34 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में से, जिसमें से आप कह सकते हो मतलब 14 क्वेश्चंस फिजिकल से थे, 14 क्वेश्चंस फिजिकल से थे प्योरली। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के अंदर भी फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस थे, अदरवाइज 14 क्वेश्चंस थे। इसमें से हर चैप्टर से क्वेश्चन थे, यानी काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी था, लिक्विड सॉल्यूशन से भी था, रिडॉक्स से भी क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन था। तो हर चैप्टर से थे, लेकिन हाँ, थर्मोडाइनमिक्स से कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन थे। थर्मोडाइनमिक्स से आई थिंक 4 क्वेश्चन थे पेपर में, तो अच्छा खासा वेटेज था थर्मोडाइनमिक्स का इस बार। ये थर्मोडाइनमिक्स में मोस्टली होता है, वेटेज ज़्यादा रहता है थर्मोडाइनमिक्स का, अगर हम पास्ट भी देखें तो। पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बार भी ऐसा हुआ है ना। तो पेपर्स आ चुके हैं भाई। किसी स्टूडेंट से मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर्स जेई वालों ने पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। उन पेपर्स के, एक्चुअल पेपर्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और राइट, आइडियल, अभी पढ़ेंगे। रियल गैस से भी एक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं, रियल गैस से भी एक क्वेश्चन था। तो ये तो बात हुई जनरल बातें पेपर के बारे में। तो जैसा है इसी तरह से करते रहो। पेपर का लेवल जो था, फिजिकल की बात कर सकता हूँ। देखो अभी मुझे मैथ्स केमिस्ट्री इतना जल्दी, मैथ्स फिजिक्स का मुझे नहीं आइडिया है, पेपर देखने के बाद पता चलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे मैथ्स और फिजिक्स के। बट फिजिकल केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस जो थे ना, वो थोड़े बहुत टिपिकल थे। इस बार मुझे लगता उस टाइप से तो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि पेपर में देखते ही आंसर टिक कर दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इस बार भी पेन चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेनली पेपर में एक तो चैप्टर जो सिलेबस है वो पूरा कवर होना चाहिए। आप ये नहीं कि ये छोड़ दूं, इसका वेटेज ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से क्वेश्चन थे, हर चैप्टर से क्वेश्चन थे। स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। बहुतों को अगर टाइम दे दिया जाए, मैं आपको बता दूं, इसी पेपर में अगर ये दे दिया जाए कि नहीं 3 घंटे नहीं था भाई, 6 घंटे है, 7 घंटे,
तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 3 घंटे में करना है। स्पीड चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, पेन की स्पीड जल्दी चलनी चाहिए। उन्होंने डेटा बहुत कैलकुलेशन, यानी बहुत जो डेटा दिया उसमें कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत थॉट के साथ डेटा सेलेक्ट किया उन्होंने, जिससे कैलकुलेशन आसान हो सके। लेकिन अगर आपने कुछ कहीं पे भी गड़बड़ कर दी तो फिर वो कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा है। यानी नॉर्मली क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कभी कभी आ जाती, बट इस बार तो ऐसा नहीं है। डेटा बड़े अच्छे हैं, बहुत कम कैलकुलेशन है, लेकिन सही स्टेप्स करोगे। अगर कहीं पर भी कुछ गलत गलत कर दिया तो कैलकुलेशन फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, जो शीट्स में आपको दे रहा हूं, जो शीट्स में आपको यहां पर दे रहा हूं, उनको बार बार करना पड़ेगा। उनको एक बार नहीं, उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी ज्यादा करोगे आपके जेई एडवांस में सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ये जेई मेंस से बिल्कुल अलग है। देखो, जेई एडवांस का जो पेपर है, जेई मेंस के जो पेपर है, बहुत डिफरेंस है उनमें। जेई मेंस के पेपर्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा घुमाया नहीं जाता। फॉर्मूला देखो, पुट करो, सॉल्व कर लो, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कैलकुलेशन होती है जेई मेंस में, जो कि जेई एडवांस में नहीं है। जेई एडवांस में कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन जेई एडवांस में एक स्टेप में आंसर नहीं आता। देखो, एक स्टेप में आंसर नहीं आता, किसी में 2 स्टेप, किसी में 4 स्टेप्स, इस तरह से थोड़ा सोचना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार कुछ बहुत नया आ गया हो और कैसे करूंगा इसको। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किए हुए हैं, आपने जो शीट में क्वेश्चन किए हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन शीट वापस आए हैं। पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि सर भूल गया मैं तो, कि ये तो पढ़ा तो था सही, लेकिन रिवाइज नहीं किया तो अब मुझे याद नहीं रहा। तो वो एक जरूर पॉइंट हो सकता, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये तो बात होगी जेई एडवांस के पेपर की। आप लोगों का भी पेपर था, वो भी एडवांस पैटर्न था नहीं? उसके क्या हाल है भाई? उसके क्या हाल है? पेपर देखा जाए। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो। हम्म। 7th रैंक टेस्ट 2, कितने मार्क्स आए पेपर 1 में, पेपर 2 में? पेपर फर्स्ट पेपर वाज गुड, सेकंड पेपर अच्छा नहीं गया। हम्म, 205, 200, 200 इज गुड स्कोर। अगर टू, और बताइए, मार्क्स लिखते जाइए। 132, निशांत देखते हैं। मार्क्स लिखते जाओ आपके। 85, 67 यमन। समर्थ 270, बहुत बढ़िया जी। 153 संजय, नहीं और किसने कहा ये? कोई भाई साहब 777 लिख रहा है, हैं? तैयब कह रहा सर टाइम कम था। जेई एडवांस देने वाले भी यही बोलते हैं बेटा कि टाइम कम मिला, वो भी चाहते हैं 5-6 घंटे का पेपर हो। नक्षत्रा 239, अभिनव 52, भाव्य 186, रक्षित, प्रत्यूष, पूर्वी 112, आदर्श, अभिनव 220, आर्यन, आर्यन ही होगा शायद 111, अर्काजित, कार्तिकेय, नीतीश 50, आर्या 110, दीपिका 170, AKD 8 और 13 मतलब टोटल 21, रजत 165, आदित्य 62। आदित्य बहुत सारे भाई। आकाश 305, आकाश इज सेइंग 305, 202 आयुष। कार्तिकेय तुम्हारा बोल दिया भाई, बार बार मत लिखो। भौमिक 163, अविशा 150, वृशांक मार्क्स नहीं देख पाया। शिव, यार ये बहुत स्पीड से चल रहे हैं। ये आदित्य कितने सारे समझ भी नहीं आता, वही आदित्य बार बार लिख रहा है या मार्क्स अलग अलग कर रहा है। बहुत सारे आदित्य भाई। हम्म। ध्रुवे, रोहन 195,
चलिए, एक तो अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं, वो देख के दिल खुश होता है, अच्छा लगता है। राइट। और यही कहूंगा कि इसी तरह से मेहनत करते रहो। सीरियसली बता रहा हूँ, जेई एडवांस का पेपर देखा मैंने। देखो, सब आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे ना, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स, यानी एवरेज 3-4 मार्क्स है, 45 मार्क्स, क्या 45 मार्क्स के आसपास कुछ फिजिकल आई है। ठीक है, 55-50 के आसपास 14 क्वेश्चन थे, तीन तो ही है, किसी में चार चार है नहीं। तो अच्छे खासे मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स केवल फिजिकल में आप स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सोचो, अगर आपकी केमिस्ट्री में 50-60 मार्क्स आ जाए तो पता नहीं, जेई में तो मज़ा आ जाएगा यार आपको। इसीलिए साथ मेहनत करो, और कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस ये करते जाओ। आईआईटी दूर नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है बेटा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप सोचो कि इसके अलावा कोई और तरीका तो नहीं है। क्वेश्चन करने पड़ेंगे, होमवर्क करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आईआईटी में चले जाओगे, अच्छी रैंक से चले जाओगे। मैं आपको बता दूं, इवन जेई मेन से ज़्यादा आसान लगेगा, जेई मेन से ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आओगे, ये भी बता दूं। अगर ढंग से तैयारी करोगे ना, तो ऐसा लगेगा सर जेई रैंक, जेई मेन, जेई एडवांस में रैंक लाना ज़्यादा आसान काम है एज कम्पेयर टू जेई मेंस। क्योंकि जेई मेंस में देखो, 10,000 रैंक लाने के लिए 70% मार्क्स चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ 30%, 32% पे ही 10,000 रैंक आ जाएगी। तो वो उसके रेस्पेक्ट में मुझे लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलो पेपर देखते हैं। देखो, सीधी सी बात है, मैं आपसे कहूंगा 100 से अबव मार्क्स सारे अच्छे हैं, अबव 100 सारे अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स बोल रहा हूँ। इवन 100 से कम के भी लिए, जिनके 100 से कम आए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनके अच्छे नहीं हैं, वो उन्हें थोड़ी और एफर्ट्स लगानी है, लेकिन जितने भी मार्क्स अबव 100 आए हैं वो सब अच्छे हैं। बट अब अच्छा बुरा क्या है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको रैंक कितनी चाहिए। जेई में आप क्या रैंक सोच रहे हो? आप अंडर 100 सोच रहे हो, अंडर 500 सोच रहे हो, अंडर 1000 सोच रहे हो? जो सोच रहा है कि मेरी तो रैंक सर 10,000 आ जाए, तो उसके लिए तो 100 के आसपास मार्क्स अच्छे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप पर डिपेंड करता है ना, आप पर डिपेंड करता है कि आपको, मान लो कि कोई एक मतलब क्या चाहिए आपको, उस पर डिपेंड करता है। अंडर 1000 मार्क्स, अंडर 1000 रैंक चाहिए तो आपके मार्क्स 55% के आसपास होने चाहिए। अंडर 1000 रैंक चाहिए तो 55%। अब आप खुद डिसाइड करो। अगर मैं आपसे, कोई मुझसे पूछा कि सर 200 मार्क्स कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, और फिर पूछो रैंक क्या चाहिए, सर फर्स्ट रैंक चाहिए मेरे को, तो अंडर 10 चाहिए, तब तो बुका बेकार है भाई। फर्स्ट रैंक चाहिए, अंडर 10 चाहिए, अंडर 100 चाहिए, तो फिर 200 मार्क्स अच्छे नहीं है। तो ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव है। मैं केवल रैंक बता सकता हूं, आपकी रैंक बता सकता हूं, अच्छा बुरा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। पेपर का लेवल जेई एडवांस टाइप है, जैसे जेई एडवांस में पेपर आते हैं इसी तरह से, लेकिन यहां पर अभी सिलेबस कम है, इसीलिए ये पेपर जो है यूं कह दो उतना टफ नहीं होता है। तो कोशिश करो यहां पर थोड़े ज्यादा मार्क्स आए, एग्जाम में और एक प्रेशर रहता है। तो अगर यहाँ परफेक्ट बताऊं, अगर यहाँ 40% मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में 35% आएंगे, यहाँ 35% आ रहे हैं एग्जाम में 30 आएंगे। 4-5% कम मान के ही चलो, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहां पर, इसीलिए वहां पर थोड़ी हड़बड़ाहट ज़्यादा होती है। तो जनरली मार्क्स जितने यहाँ आ रहे होते हैं उससे कम ही आते हैं। ठीक है, अब बताइए, इन एक टायर ऑफ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बट ये कोई फर्जी नहीं है। क्वेश्चन का डेटा थोड़ा बहुत वो तो हाइपोथेटिकल है, बट हाँ, बीएमडब्ल्यू कार ऑफ मिस्टर के है मेरे पास भाई, है, तभी लिखा है मैंने, बाकी क्वेश्चन नहीं बनाता। कहीं ढूंढोगे तो मेरा फोटो भी दिख जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स बहुतों के पास है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, डेटा बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही आंसर, 50 आ रहा होगा। कोई पूछ रहा बीएमडब्ल्यू का कौन सा मॉडल है सर? कौन सी वाली? सीडान है, 5 सीरीज बीएमडब्ल्यू। 5
सीरीज वाली गाड़ी। चलो ये हो गया। ध्यान रखना इसमें गड़बड़ हो सकती है। टेम्परेचर जो है पहले था T1, एक तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करो तो इसमें 2 मोल आते हैं ना, पहले पहले 2 मोल आते हैं। प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बदलने के कारण प्रेशर हो जाता है 4.8 एटमॉस्फेयर, क्योंकि टेम्परेचर बदल दिया। और अब वो कम होके 3.6 आ जाता है। यानी मोल्स देखे जाए तो यहां पर 2 मोल है। मेरे हिसाब से 2 मोल ही आ रहे हैं ना। हम्म। तो प्रेशर हो गया 3.6, यानी 2 में से 0.5 मोल्स उड़ जाएंगे। तो यहां पर मोल्स 1.5 रह जाएंगे। इतने मोल्स 0.5 मोल्स बाहर निकल गए पर मिनट। इतने मोल्स बाहर निकल रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, राइट। एंड हर एक पोर से, तो इतने पोर्स से 1 मिनट में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस पर मिनट इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो फिर आप मल्टीप्लाई करके कर लो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बेटा शिवांश अभी डाटा नहीं पता कितने बच्चों ने दिया क्या क्या, उसका इतना आइडिया नहीं है अभी, है ना। अंकित करा सर राइड में चलेंगे आईआईटी के बाद। हाँ ये तो डन है भाई। देखो यार, फैक्ट तो यही है। घर में जो होता ना कि पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि इतने मार्क्स आ गए तो आइसक्रीम मिलेगी, इस बार मार्क्स आ गए तो। आजकल तो, पहले तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि 80% लेके आ जाओ, क्रिकेट का बैट मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगी। आजकल ज़्यादातर डिमांड क्या होती है, मोबाइल चाहिए होता है, आईपैड चाहिए होता है। तो वही है, 90% लाओगे तो ये होगा ये होगा। उसी तरह से आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ, बीएमडब्ल्यू में जरूर घूमेंगे, साथ में घूमेंगे। कोटा आ जाओ, पार्टी भी दूंगा, साथ में भी घूमूंगा। लेकिन ये फैक्ट है, रैंक लानी पड़ेगी भाई, ये तो है। कोई पूछ रहा सर रैंक कहाँ मिलेगी। ये भी सही क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो रैंक लानी पड़ेगी, रैंक लानी पड़ेगी, तो कहाँ मिलती है सर रैंक। बेटा रैंक यहीं मिलती है, यहीं मिलती है, बट पैसे दे के नहीं मिलती रैंक, यही तकलीफ है। रैंक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तब रैंक मिलेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट वॉज फाउंड प्रेसिपिटेट ऑन शेकिंग विथ एक्वस NaBr। क्या होगा पहले, पहले जो प्रेसिपिटेट बना, ये हो गया क्या क्वेश्चन। NaCl और NaBr, इसको AgNO3 के साथ ट्रीट किया। मान लो इसके X मोल है और इसके Y मोल है, मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो AgCl के भी कितने मोल्स बनेंगे, NaCl के X मोल से AgCl के भी X मोल्स, और NaBr के Y मोल से AgBr के Y मोल्स। X से X मोल, Y से Y मोल। और अब हमने क्या किया, इस मिक्सचर को, प्रेसिपिटेट को NaBr के साथ वापस मिक्स किया, तो वेट गेन हो गया, वेट जो है बढ़ गया। अब क्वेश्चन आता है ये वेट क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा। तो देखो इसकी NaBr के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहां क्या हुआ, ये जो AgCl है वो NaBr के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, AgBr। ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, यानी प्रेसिपिटेट में से Cl आयन हट के Br आ गया। ब्रोमाइड आयन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, क्लोराइड आयन का कम होता है, इसीलिए प्रेसिपिटेट का वेट बढ़ गया, 0.76 ग्राम बढ़ गया। यानी 3 ग्राम था जो बढ़ के 3.76 ग्राम हो गया। आपको बताना है इनिशियली किसके कितने मोल्स थे, वो बताना है आपको। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक यहीं से आएगा।
इसके एक्स मोल से इसके भी एक्स मोल बनेंगे, राइट। इसके कितने मोल से वो डायरेक्ट यहां से निकल जाएंगे, कैसे? इसका मोलिकुलर मास कितना है 143.5 और इसका है 188, यानी अगर इसका एक मोल इसमें कन्वर्ट होता है तो मास कितना बढ़ेगा? एक मोल अगर इसमें कन्वर्ट होता है तो 188 माइनस 143.5 विच इज 44.5। अगर इसका एक मोल है तो इतना मास बढ़ता, यानी अगर इतना वेट बढ़ रहा है 44.5 ग्राम वेट बढ़ रहा है तो AgCl के एक्स मोल यानी NaCl के भी एक्स मोल होता, यानी एक मोल होता, सॉरी एक मोल होता। अगर इतना वेट बढ़ रहा है तो एक मोल AgCl होता, लेकिन वेट कितना बढ़ रहा है 0.76 ग्राम, तो कितने मोल होंगे 44.5 इंटू 0.76। किसके मोल्स पता चल गए? एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, इसका मास निकालो, वाई की मास आ जाएगा। गलत कर दिया क्या? अच्छा 44 नहीं 34 आएगा, नहीं सही लिखा भाई, 44.5 ही आएगा। बेटा एक बार पहले पेपर डिस्कस कर लें, बाकी सारी बातें बाद में, बाकी सारी बातें बाद में। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आज इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं इस क्वेश्चन को फिर से करो। ये कंसंट्रेशन टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म में कुछ नहीं हो सकता, जिसे कहते हैं रियल जेई एडवांस वाला क्वेश्चन है। कभी ना कभी जेई एडवांस में मैं लिख के देता हूं, जेई एडवांस वाले इस तरह का क्वेश्चन जरूर जेई में पूछेंगे। अभी तक नहीं पूछा उन्होंने, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जरूर पूछेंगे। कार्तिकेय बेटा NaBr कैसे आया? डाला बाहर से, प्रेसिपिटेट ऑन शेकिंग विथ एक्वस NaBr, हमने डाला बाहर से और NaBr डाला। रूपम, रूपम का कहना है कि ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा ये क्वेश्चन किसी ने किया है क्या, बताओ किस किस से हो गया ये क्वेश्चन? आज बताऊंगा नहीं मैं, एक ऑप्शन, एक चांस और दे रहा हूं। आदित्य, चिन्मय, मत, मैं आपसे कह सकता हूं जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया ना, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग, सीधा सीधा बोल रहा हूं, वो अंडर 100 भी आ सकते, वो अंडर 100 भी आ सकते। बाकी पेपर में क्या किया वो नहीं पता, बट अगर ये क्वेश्चन किया है वृषांक या जो भी है, सीरियसली इससे अच्छा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है वो पता होना चाहिए। सीरियसली बोल रहा हूं, और जब अंडर 100 बोल रहा हूं तो सीरियसली अंडर 100 बोल रहा हूं, मजाक मत समझना इसको, ध्यान रखना इस चीज को, ट्राई करके और देख लेना। 19 क्यों लिख रहे हो? तो अभी तो नहीं बता रहा, और ट्राई करना। हाँ जी, फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिक्स मोल्स, किसमें? ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही तो उसका क्या मतलब है, ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रही है तो उसका क्या मतलब है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए।
ये दोनों पॉइंट बी और सी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पर है, तो बी और सी पॉइंट यानी पी वर्सेस 1/v लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पी वर्सेस 1/v, तो इन दोनों का टेम्परेचर तो सेम होगा। टेम्परेचर एट बी एंड सी आर सेम। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा, बी और सी का कम, आंसर आगरा। और बाकी चीजें भी देख सकते हो, ऐसा नहीं। ये एक ऑप्शन है। डेंसिटी पर कमेंट करें, डेंसिटी के लिए क्या कह सकते हो, तो यहां पर सीधी से डेंसिटी को देखो, वॉल्यूम से रिलेट करो, वॉल्यूम से सोचो डेंसिटी के बारे में, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, मोल्स फिक्स है तो मास फिक्स है, तो ए और डी पॉइंट पर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ए और डी पॉइंट की डेंसिटी, ए और सी पॉइंट की डेंसिटी भी सेम होगी। और बी पॉइंट का वॉल्यूम कम है, 1/v बढ़ रहा है यानी v कम हो रहा है, तो इस पॉइंट की डेंसिटी ज्यादा, इन दोनों की बराबर, आंसर इज दिल्ली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकता है, फटाफट कर लो, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई हो सकता है इसको विद इन 1 मिनट कर दे कोई स्टूडेंट, कोई हो सकता है 2-3 मिनट लगाए। बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेटा जो भी नए ज्वाइन किए हुए थोड़ा वेट करो, पहले मैं एक पेपर डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें इस चैप्टर के। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्लास में बहुत सारे करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, सही होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, ये सब आप लोगों की प्रैक्टिस है कि जो क्लास में कर रहे हैं वो ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो उसका टेस्ट है। वो उसका टेस्ट है कि हाँ एग्जाम में सही होना चाहिए या नहीं। परसेंटेज W/V दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, W/W, मोल फ्रैक्शन, ये सब आपको निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, पता है आप लोगों को। जब प्रोटॉन, क्योंकि हम एक तरह से यही मानते हैं कि ये 34 अगर मास नंबर है तो इसी को एटॉमिक मास मान रहे हैं, तो यानी न्यूट्रॉन का भी मास 1 मोल का मास 1 ग्राम, प्रोटॉन के भी 1 मोल का मास 1 ग्राम। तो हमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब है ना, ये मास किसके कारण हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो चाहे वो न्यूट्रॉन हो या चाहे प्रोटॉन हो, 7 ग्राम मतलब 7 मोल्स, खत्म। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि एवरेज कितना आ रहा है, इसका परसेंटेज कितना, इसका परसेंटेज कितना, उसका क्या लेना देना। समझ में आई बात। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 ग्राम, क्योंकि यहां पर एक तरह से आप यही कह रहे हो कि 1 मोल न्यूट्रॉन का मास भी 1 ग्राम, 1 मोल प्रोटॉन का मास भी 1 ग्राम। अब किसके मोल से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें अलग अलग थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता केवल 7 ग्राम में प्रोटॉन के मोल्स पूछे जाते, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता 7 ग्राम में केवल प्रोटॉन के मोल्स पूछे जाते तो निकालना पड़ता, 7 ग्राम में केवल न्यूट्रॉन के पूछे जाते तो करना पड़ता। बट यहां पर तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पूछा है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं। ये होता है ट्रिकी क्वेश्चन। ये कभी कभी है ना एग्जाम में क्लिक कर जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, क्लिक नहीं करे तो बड़ा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अगेन। कंटेनर 1 कंटेन्स 3 गैसेस A, B and C, 1:2:3, टोटल प्रेशर है 30,
If stopcock is opened, then calculate the pressure of gas C in container 2. इनिशियली प्रेशर है 30। देखो सीधी सी बात है, मोल्स तो नहीं पता क्या है, बट रेशियो वही है, तो ज्यादा अच्छा यही मान लो, इसका 1, इसका 2 और इसके 3, ये जो मोल रेशियो उसी को मोल्स मान लो। तो यहां से टोटल कितने मोल्स हो गए, 6 मोल्स मिल के कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 30 एटमोस्फियर। 30 एटमोस्फियर यानी कौन सी गैसेज है, ए बी सी, ए बी सी मोल्स 1 2 3। तो प्रेशर इसका 6, इसका 12 और इसका 18, इसका 6, इसका 12 और इसका 18। अब आप सोचो हमें फाइनली किसके प्रेशर से मतलब है, सी से। तो ए और बी को घटा दो, ए और बी को क्या करना है, हमें क्या लेना देना है ए और बी से, हमें केवल किससे मतलब है, सी से, जिसका प्रेशर राइट नाउ कितना है, 18। अब क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम, पहले ये इसी कंटेनर में थे, कंटेनर 1 में, जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर। अब वॉल ओपन कर दिया तो इसका प्रेशर 18, जो वॉल्यूम पहले कितना था 2 अपॉन आरटी, आरटी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये मोल्स जो है इधर और इधर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मोल्स का रेशियो 1:2:3 है, मोल्स नहीं पता, रेशियो है, लेकिन प्रेशर जो है टोटल 30 है। इसका मतलब इसका 6, इसका कुछ गड़बड़ लिख दी मैंने, ये तो ज्यादा हो गया, सॉरी, थोड़ा डेटा गड़बड़ हो गया, 5 10, हाँ भाई गड़बड़, ये लो सही कर दिया मैं, वो मैंने। तो प्रेशर इसका 5, इसका 10, इसका 15, तो 15 वॉल्यूम 2 अपॉन आरटी। अब क्या होगा फाइनली, इसका सी का प्रेशर, सी का एक कंटेनर 2 आरटी प्लस प्रेशर ऑफ सी वॉल्यूम 3 आरटी, आरटी वाली टर्म कैंसिल, सॉल्व कर दो, आ गया। प्रकाश पूछ रहा सर केवल प्रोटॉन का पूछा होता तो क्या करते, क्वेश्चन करो, सोचो, दिमाग लगाना, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। ये इडियोमेट्री का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत सारे मैंने करवाए हैं आपसे, बहुत सारे, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। इन दोनों का रेशियो हमेशा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये रेशियो हमेशा 10 होता है, फिक्स है, चाहे सॉल्यूट कोई सा भी हो, सॉल्वेंट कौन सा ही हो, फिक्स है। इन दोनों का रेशियो मोलर मास पे डिपेंड करता है, ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट सब्सटेंस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सॉल्यूट कौन सा है, क्योंकि इन दोनों में मोलर मास का डिफरेंस आता है। थर्ड वन, रेशियो ऑफ परसेंटेज W by V एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट सब्सटेंस, नहीं, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, फॉल्स। रेशियो ऑफ परसेंटेज W by V एंड ppm फॉर एनी सॉल्यूशन इज सेम, नहीं, एक मास बाय वॉल्यूम है, एक मास बाय मास है, फॉल्स। सोनाक्षी जी ठीक है, उसे इग्नोर करो आप, उस पर मत सोचो। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, राइट, आसान है ना ये वाला। तो रिलेवेंट बातें करो सोनाक्षी, इरिलेवेंट क्यों बातें करनी है। आलोक, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं इसका। चलो हो जाएगा तो। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ ऑल दी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ ड्यूटेरियम, यानी 1H2, तो परसेंटेज लेबलिंग भी चेंज हो गई, यानी अब इसके साथ 20 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 120% मतलब
कितने ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है? 20 ग्राम। 20 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, और वाटर अब कौन सा लिखोगे? D2O, तो इसका मोलर मास भी कितना हो गया? 20। मोलर मास भी कितना? 20। यानी 20 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, बन क्या रहा है? D2SO4। तो 20 ग्राम रिएक्ट कर रहा है यानी 1 मोल, तो इसके भी कितने होंगे? 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितने ग्राम? 80 ग्राम। यानी SO3 कितने ग्राम है? 80 ग्राम। तो D2SO4 कितने ग्राम है? 20 ग्राम। और हमें सल्फर का परसेंटेज चाहिए, तो D2SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100। ये बड़ा अच्छा डेटा आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 100 और 80 डिवाइडेड बाय 80। इसके कितने मोल्स? 1/5 मोल्स। इसके कितने मोल्स? 1 मोल। इसमें भी सल्फर इतने ही है। 1/5 में सल्फर के भी 1/5 मोल्स, इसके 1 में भी सल्फर के 1। तो टोटल मोल्स ऑफ सल्फर 6/5। अब सल्फर का मास निकाल लो, इंटू 32। वही परसेंटेज है, क्योंकि सैंपल 100 ग्राम है। किसी ने पूछा सर ये D2 क्या है? ड्यूटेरियम को बेटा D2 भी लिखते हैं। आदित्य, ड्यूटेरियम मतलब D1H2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। एक ही पेपर था क्या? नहीं, कितने क्वेश्चन थे? हो गए सारे? हाँ हाँ। और भी क्वेश्चंस थे यार। सारे आ गए क्या? आ गए आ गए। नहीं नहीं, सारे आ गए बेटा। चलिए, डन। होमवर्क दिया था मैंने कुछ। पेपर मैंने ही सेट किया था। सारे क्वेश्चंस मैंने सेट किया था पेपर बेटा। एक मैच दी कॉलम शायद और होगा जो मुझे दिखा नहीं, मैच दी कॉलम और होगा। इसके अलावा सारे आ गए। ग्राफ वाला क्वेश्चन था। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन और था जो यहां नहीं दिखा, बाकी सारे आ गए। टोटल 12 क्वेश्चंस थे दोनों पेपर में मिला के। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 12 क्वेश्चंस थे। अभिषेक इज सेइंग सर आपको मिलने का दिल करता है। जरूर मिलेंगे बेटा। हम्म,
टॉप 500 के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं? टॉप 500 का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन टॉप 1000 के अंदर आने के लिए अराउंड 55% के आसपास एवरेज है, कभी कम कभी ज़्यादा, डिपेंड करता है, कभी 50% कभी 55%, वो वेरी करता है। बट अब टॉप 5 के अंदर मान लीजिए 60%, 62%, 65, इस तरह से कुछ होगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सबसे यही कहूंगा कि इस आइडियल केस के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। पेपर डिस्कस हो गया। ओ वन होमवर्क करके आए हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट है। सर फर्स्ट टाइम आई सॉल्व ऑल दी होमवर्क ऑफ शीट। अच्छा, तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट और इसका क्या हुआ? हाँ, आज जब पहली बार होमवर्क कर रहे हो तो इतने टाइम तक क्या कर रहे हो? ध्यान रखना, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। नो होमवर्क नो रैंक, सीधा सा फंडा है भाई। चलिए, 27 से 36 किस में डाउट है? 32, 31, ये 31 32 कौन पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 में कंपोजिशन बाय मोल्स नहीं पूछा है, कंपोजिशन बाय मास पूछा है, कंपोजिशन बाय मास। तो यहां से रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 and O2, तो ये क्या आ जाएगा? 32/2 यानी 4:1। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये मोल्स का रेशियो है। रेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज, तो एक तरह से मोल्स ऑफ H2/मोल्स ऑफ O2। मास कैसे निकालोगे? यानी इसके 4 मोल्स, तो मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 4 × 2। मास ऑफ O2 वो कितना हो जाएगा? 1 × 32। तो मास का रेशियो अगर पूछा जाए 1:4। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। बेटा जो रेशियो आप यूज कर रहे हो प्रकाश, वो क्या रिलेटिव ही तो है। देखो, वर्ड इफ्यूजन लिखा जाए या डिफ्यूजन, तुम्हें तो ग्राम स्लो लगाना ना, तो उस पर मत जाओ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं बता रहा हूं, मत पूछो भाई। अगर ये 29 कोई पूछ रहा तो पढ़ ही क्यों रहे हो? फिर क्यों पढ़ रहे हो अगर 29th में ही डाउट है तो? थर्टी फोर, क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम और मीथेन का मोल रेशियो दे रखा है। कंटेनर के अंदर मोल रेशियो है 4:1। तो हीलियम और मीथेन 4:1 मोल रेशियो, 16/4। खत्म। क्या डाउट है 34 में ये लिखने में? क्वेश्चन नंबर 35 में मोलर मास का रेशियो आ गया, तो डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का भी रेशियो आ जाएगा। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मोलर मास का रेशियो पता है तो डेंसिटी का रेशियो भी वही होगा। क्या पूछ रहे हो? हो गया।
तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो करवा रहा था मैं किस बेंच पर दोनों गैसेस एक साथ मिलेगी। तो एक एंड से तो इफ्यूज हो रही है, एक एंड से इफ्यूजन हो रहा है N2O का, दूसरे एंड से आ रही है विपिंग गैस। बहुत सारी रोज हैं इस तरह से। यहां पर गड़बड़ कहां होती वो बता दूं। अगर दो बेंचेस के बीच की डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो अगर फर्स्ट और थर्ड बेंच के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, फर्स्ट और थर्ड, तो वो 2 मीटर होगी। फर्स्ट और फोर्थ के बीच की पूछी जाए तो वो 3 मीटर होगी। यानी फर्स्ट और फोर्थ 4 बेंचेस हैं तो डिस्टेंस 3 मीटर, 3 है तो 2 मीटर, तो टोटल 13 बेंचेस हैं तो डिस्टेंस 12 मीटर होगा। 12 मीटर मान लेते हैं। N2O x डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो विपिंग गैस कितनी करेगी? 12 माइनस एक्स। N2O x तो विपिंग गैस 12 माइनस एक्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अंडर सिमिलर कंडीशन विपिंग गैस का मोलर मास दे रखा है 176, लाफिंग गैस का 44, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां से x के लिए सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ जाती है 8, यानी 8 मीटर पर। और 8 मीटर मतलब फ्रंट से 8 मीटर, यानी वो बेंच कौन सी होगी? 9th। वो बेंच कौन सी होगी? 9th। हिमोनिश, बिल्कुल सही हिमोनिश आपका आंसर। कार्तिकेय 26/3 क्या है भाई? वो कैसा है? साफ साफ आंसर आ रहा है, काई को 26 आ रहा है? हम्म दिशिका का कहना है सर क्वेश्चन में 13 था। दिशिका, नंबर ऑफ बेंचेस, टोटल नंबर ऑफ रोज 13 थी, डिस्टेंस 13 नहीं होगी, डिस्टेंस 12 सम होगी। अच्छा, कार्तिकेय का कहना है कि अगर आप यहां गलती से भी 13 ले लोगे तो वो 26/3 आएगा। बिल्कुल सही कहा, समझाया बेटा मैंने। 13 डिस्टेंस 12 मीटर कैसे है? 13 रोज है तो डिस्टेंस 12 मीटर ही होगी। यहां तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स का। नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स क्या है ये वो समझाता हूं। तो लेट से ये कंटेनर है, इससे हमने और बहुत सारे कंटेनर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को कनेक्ट करते जा रहे हैं, इनके बीच में वॉल लगे हुए हैं, आगे से आगे तक है, यूं मान के चलो बहुत सारे। यहां पर A के Na मोल्स है और B के Nb मोल्स है। मान लो मैं यहां पर बोल रहा हूं A का मोलर मास जो है कम है, B का मोलर मास ज्यादा है, यानी A लाइटर है, गैस A इज लाइटर। और यहां से ये इफ्यूज आउट हो रहे हैं, यहां से ये गैस जो है इफ्यूज आउट होती। मान लीजिए ये वॉल हमने ओपन कर दिया, जैसे ही ये वॉल हमने ओपन किया, यहां से गैसेस यहां जाएगी, यहां से गैसेस यहां जाएगी। ए के भी कुछ मोल्स होंगे, बी के भी कुछ मोल्स होंगे, इन्हें मैं Na1 डैश बोल दो या 1 बोल दो, मैं अभी 1 बोल रहा हूं, 1, यानी यहां से यहां पहला इफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए Na1 Nb1। तो एक इफ्यूजन होने पर ये जो मोल्स का रेशियो होगा वो कितना होगा? तो Na1 अपॉन Nb1, टाइम तो दोनों के लिए इक्वल होगा क्योंकि एक ही कंटेनर से है, तो टाइम वाला फैक्टर कट गया। यहां पर इनिशियली मोल्स का रेशियो, मोल्स क्या है? Na Nb, तो प्रेशर भी इसी रेशियो में होंगे, तो Na अपॉन Nb अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। क्या निकाला हमने? ये क्या रिलेट किया है? इस वाले कंटेनर में मोल्स का रेशियो, इस वाले कंटेनर में मोल्स का जो रेशियो है वो इतना होगा, फर्स्ट वाले कंटेनर में मोल्स का रेशियो इतना होगा। यानी वो किस फैक्टर से चेंज हो गया? वो किस फैक्टर से चेंज हो गया? अंडर रूट Mb अपॉन Na से। अंडर रूट
एम बी अपॉन एन ए। अब अगर मोलिकुलर मास बी का ज्यादा है तो अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए, ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी, कौन सी वाली, ये वाली, अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये मोल रेशियो इससे ज्यादा है। मतलब सेकंड कंटेनर में एक का एक के मोल्स जो हैं, ए के मोल्स का जो परसेंटेज है वो यहां से ज्यादा होगा। मतलब जब आप इफ्यूजन करते हो तो नेक्स्ट कंटेनर में जो लाइटर गैस होती है उसके मोल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। एक इस मान लो यहां पर ए के मोल्स 10% थे तो यहां पर उससे ज्यादा होगा 10। अब वो कितना ज्यादा होगा एक अलग बात है, बट 10% से ज्यादा होगा। ये नहीं बोल रहा हूं 20 से ज्यादा होगा। यहां 10% है तो यहां 10 से ज्यादा होगा, यहां 30% तो यहां 30% से ज्यादा होगा, यहां 70% तो यहां 70% से ज्यादा होगा। इसे हम बोलते हैं ए का एनरिचमेंट हो रहा है। ए का एनरिचमेंट हो रहा है मतलब ए का परसेंटेज जो है वो बढ़ गया साहब। ए का परसेंटेज जो है वो बढ़ गया यहां से यहां तक, ये आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, अब जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो और कोई इधर उधर के कमेंट ना करे, मैं उनका रिप्लाई नहीं करूंगा, है ना। अभी केवल हम इसकी बात करें। बट ये एक बार इफ्यूजन किया, अब सोचो मैंने ये वॉल बंद कर दिया, ये वाला वॉल जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट कंटेनर से कोई मतलब नहीं है। अब हम सेकंड बार इफ्यूजन करेंगे यहां से यहां। तो अब इस कंटेनर के अंदर मोल्स का रेशियो स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, Na2NB2 डबल डैश, Na डबल डैश NB डबल डैश। अब ये मोल का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये किससे रिलेट होगा, Na1NB1 से। तो Na2 स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, NB2 यानी सेकंड इफ्यूजन के बाद मोल्स का रेशियो, तो Na1 अपॉन NB1 अंडर रूट MB अपॉन M, वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू यहां से वहां पुट कर दूं, मैं ये वैल्यू यहां से यहां पुट कर रहा हूं, तो ये Na2 अपॉन Na2 अपॉन NB2 इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं तो ये सारी वैल्यू यहां आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, Na अपॉन NB, इसको यहां पुट कर दिया, और ये वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, अंडर रूट MB अपॉन MA का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या समझ में आ रहा है कि दो इफ्यूजन स्टेप्स के बाद जो मोल्स का रेशियो है वो ओरिजिनल मोल रेशियो Na अपॉन NB मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट MB अपॉन MA का स्क्वायर। यानी दो इफ्यूजन स्टेप्स के बाद यहां स्क्वायर आ गया, एक इफ्यूजन स्टेप्स के बाद यहां की पावर 1, यानी यूं कह दो यहां 1 तो यहां पर भी 1, यहां दो इफ्यूजन के बाद 2 तो यहां पर भी 2। तो अगर मैं इस तरह से n नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स करता हूं, फिर इसको बंद कर दिया, इसको बंद करके आगे इसको कनेक्ट कर दिया, तो आफ्टर n इफ्यूजन स्टेप्स मोल्स का रेशियो पता क्या होगा, Na n अपॉन NaN अपॉन NBN इक्वल्स टू Na अपॉन NB अंडर रूट MB अपॉन MA की पावर n। बिल्कुल सही कहा दीपिका, बिल्कुल सही, की पावर है। राइट फोक बेटा, अभी इस पर बात करते हैं हर्ष।
फोकस इस पर करो, इधर उधर की कोई बातें नहीं कार्तिकेय, अभी इस पर बात करते हैं। यानी क्या आया, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताओ 10 इफ्यूजन स्टेप्स के बाद मोल का रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोल रेशियो अंडर रूट एम बी अपॉन एन एम ए की पावर 10। 20 फ्यूजन स्टेप्स के बाद मोल्स का रेशियो क्या होगा, पावर में 20 पुट कर दो। 30 फ्यूजन स्टेप्स के बाद मोल्स का रेशियो क्या होगा, पावर में 30 पुट कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पर वो अजम्पशन चल रहा है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज कांस्टेंट। रेट ऑफ इफ्यूजन कांस्टेंट है, ये मान रहे हैं तभी ये आंसर आएगा। यहां से सारे मोल्स यहां ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना। जितना ए यहां है वो पूरा यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर यहां से कुछ कम अमाउंट हर बार छूटता जाएगा। अगर पूरा ट्रांसफर हो गया तो मोल का रेशियो जो यहां है वही यहां आएगा। अगर ए और बी पूरे शिफ्ट हो गए तो मोल का रेशियो तो ये आएगा। तो यहां पर फैक्ट बताता हूं, ये आंसर कब होगा, जब बहुत थोड़ी सी अमाउंट इफ्यूज हो रही है, फिर इसमें से बहुत थोड़ी सी अमाउंट इफ्यूज हो रही है, फिर इसमें से बहुत थोड़ी सी अमाउंट इफ्यूज हो रही है, तो ऐसा होगा। यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट अनइफ्यूज्ड, वो इफ्यूज नहीं हो रहा है, तब सही में ये आंसर वैलिड होगा। बहुत कम, ये यूं सोचो ये कंटेनर बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें से बहुत थोड़ा सा इफ्यूजन हो रहा है, तो आफ्टर एन इफ्यूजन स्टेप्स मोल्स का रेशियो ये होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा, तब ये वैलिड है, लेकिन ये तरीका एक टाइम था। आपको मैं फैक्ट बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं, एक टाइम था जब यूरेनियम 235 को एनरिच करने के लिए यही तरीका यूज किया जाता था। अब यूरेनियम के केस में तो बहुतों को लगता है सर यूरेनियम 235 तो ये तो सॉलिड होते हैं, तो यूरेनियम को किससे सेपरेट किया जाता था। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको, सुनना अच्छी तरह से। एक्चुअली यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये यूरेनियम के आइसोटॉप्स है, राइट। ऑब्वियसली सॉलिड होते हैं, लेकिन हमारे काम का जो है वो यूरेनियम 235 है। नेचर में ज्यादातर यूरेनियम 238 मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो वैसे ही यूरेनियम के ओर्स बहुत कम है, तो कोई मतलब नहीं रह गया, राइट। लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी जहां यूरेनियम है, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहां से हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी यूरेनियम का जो परसेंटेज है वो बहुत, यूरेनियम 238 235 का परसेंटेज कम होता है। उसको डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज नहीं कर सकते हो, उसको डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ता है, जो वो यूरेनियम आता है ना, उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज पहले बढ़ाना पड़ता है। यूरेनियम 235 का परसेंटेज पहले बढ़ाना पड़ता है। जाड़ू गोरा नहीं है, जाड़सू गोड़ा कुछ जगह नाम है, वहां पर ऐसा है। तो वो कैसे बढ़ाया जाता है, तो इस यूरेनियम को पता है पहले इनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, UF6। ये गैसेस स्टेट में होता है, इसको भी UF6 में और इसको भी UF6 में कन्वर्ट किया जाता है। ये गैसेस स्टेट में होता है, इसकी रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होती है क्योंकि इसका मोलर मास कम है। तो हर एक इफ्यूजन स्टेप में इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, यूरेनियम 235 का। वो परसेंटेज बढ़ाने के बाद वापस इसको यूरेनियम में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इस तरह से यूरेनियम का परसेंटेज बढ़ाया जाता है। तो उसे कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत एफर्ट चाहिए, यही टेक्नोलॉजी नहीं है। बट हमने सुनते हैं ना यूरेनियम की टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं है, तो उसमें बड़ा रोल इसका होता है कि यूरेनियम को एनरिच कैसे किया जाए। क्योंकि एक तो ये रेडियो एक्टिव है, दूसरा ये आइसोटॉप्स है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। यूरेनियम केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। खैर आजकल इसके थ्रू नहीं करते हैं, आजकल थोड़ी और अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, बट एक टाइम था जब इफ्यूजन के थ्रू ही इनको सेपरेट किया जाता था। एक टाइम था जब इफ्यूजन के थ्रू ही किया जाता था, बट आज की डेट में तो ये मेथड यूज नहीं होता है। वापस इस पर आ रहा हूं, नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स कितनी होगी वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट यूरेनियम पर नहीं है क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही दूसरा दे रहा हूं।
बताइए। बिल्कुल होगा राजवीर। मास भी कम होता होगा, उसको वापस से रीयूज करना पड़ता होगा, तो ये बहुत सारे हेडेक है। इसीलिए तो बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं। अगर ये इतना आसान होता तो आज हर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता। आज हर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता। सोनाक्षी, यूरेनियम 238 क्यों नहीं यूज होता है? अब ये पूरी पूरी अलग ही साइंस है। उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना। मैं अभी कुछ एक समझाऊंगा, फिर आप फिर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, फिर उसको समझाऊंगा आने के लिए मुझे कुछ और वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, तो वो नॉन एंडिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही। गौतमा का आंसर 1 आ रहा है, जो कि गलत है। हर्ष का आंसर सही है, अमरिंदर का आंसर सही है, अदिति का आंसर सही है। सब चेक कर लिया बेटा। रक्षित, तुम आंसर दो। बिल्कुल सही। तो करना कुछ नहीं है। इनिशियल मोल रेशियो कितना है? 1:8। चाहिए कितना? 4:1। तो फाइनली चाहिए 4:1 हीलियम और CH4 का। ये फाइनल रेशियो चाहिए आफ्टर एन इफ्यूजन स्टेप्स। आफ्टर एन इफ्यूजन स्टेप्स इनिशियली कितना है? 1/8। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, सॉरी मीथेन 14, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 डिवाइडेड बाय हीलियम 4 की पावर n। 32 विच इज 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट, यानी 2 की पावर n। तो n इक्वल्स टू। ठीक है। ये और पता नहीं, किसी का 1 भी आ रहा है, किसी का 2 भी आ रहा है, बट आंसर इज 5। नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। नाउ यहीं पर, यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं जिसमें हम मान रहे हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन चेंज हो रही है। इफ रेट ऑफ इफ्यूजन इज चेंजिंग, रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो चेंज हो रही है, मतलब अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है। अब कैसे करेंगे? तो उसका तरीका बता रहा हूं। -dN/dt इक्वल्स टू PA0 अपॉन 2πmRT की पावर हाफ। एक कंटेनर में से गैसेस इफ्यूज हो रही है, लेकिन ये सब कांस्टेंट है। एरिया ऑफ अपर्चर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है। वेरिएबल केवल क्या है? P। तब एक यहां प्रॉब्लम क्या है कि इधर प्रेशर है और इधर मोल्स वाली टर्म है। तो क्या करें? यहां पर प्रेशर को भी मैं मोल्स की टर्म में लिख देता हूं, nRT/V। तो यहां पर अगर प्रेशर की जगह nRT/V लिखें तो RT/A0/V 2πmRT की पावर हाफ इंटू n। चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। RT की पावर हाफ, RT ऊपर भी है, तो A0/V RT/2πm की पावर हाफ इंटू n। लेकिन ये सब कांस्टेंट है। इफ्यूजन हो रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ अपर्चर चेंज नहीं हो रहा, तो इन सब को आप किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, C से। इसको मैंने किससे लिख दिया? C से। ये ध्यान रखना, PV क्वेश्चन RT। अब क्या करें? तो अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करना होगा। -dN/n इक्वल्स टू C, और dt वाली टर्म इधर आ जाएगी।
ये सी की वैल्यू क्या है ये यहां से समझ में आएगा। ये सी किसको लिखा है, ध्यान रखना, इसी को लिखा है, ये सी है। अगर कोई पूछे व्हाट इज सी, तो ये दिख रहा है, सब कांस्टेंट है इसके अंदर। ड्यूरिंग द इफ्यूजन ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटेनर का, ना एरिया ऑफ अपर्चर चेंज हो रहा है, इसीलिए सबको सी लिख दिया। ये माइनस साइन यहां पर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये माइनस साइन चलो इधर लिख देता हूं मैं, ये माइनस साइन यहां लिख दिया मैंने। 1/n का इंटीग्रेशन, 1/n का इंटीग्रेशन ये हो जाता है, लिमिट्स भी लगा सकते हो, 0 से t और n0 से nt। तो ln x यानी ln n की पावर n0 सॉरी लिमिट माइनस सी dt का इंटीग्रेशन t, ये t वैल्यूज पुट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे तो nt/n0 माइनस सी टी, यानी एन टी इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस सी टी। क्या आया ये क्या आया है? इनिशियली कंटेनर के अंदर इतने मोल्स थे n0 इनिशियली, एन टी क्या है, टी टाइम के बाद बचे हुए मोल्स, टी टाइम के बाद बचे हुए मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड अगर निकालना है तो थे कितने इनिशियली n0, बचे कितने nt, तो इफ्यूज कितने हो गए n0 माइनस nt, n0 माइनस nt। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, n0 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस सी टी। नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड, ये इतने मोल्स इफ्यूज्ड होंगे टी टाइम में। यहां पर अब जब हम ये निकाल रहे हैं कि टी टाइम में इतने मोल्स इफ्यूज्ड होंगे, इसमें रेट को कांस्टेंट नहीं माना हुआ है, ये रेट को हमने कांस्टेंट नहीं माना है। ये फॉर्मूला है एक, यूं कह दो, ये ऐसा नहीं कि खतरनाक है, ये बहुत आगे भी बहुत जगह इस तरह के इंटीग्रेशन होने वाले हैं आगे भी। तो इवन क्वेश्चन ये भी आते हैं, जो फॉर्मूला इसी के एप्लीकेशन पर अगर मैं बात करूं, इसी के एप्लीकेशन लिख लो फटाफट। बिल्कुल दीपिका, जहां रेट चेंज होगा वहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल अर्काजीत, कुणाल, आयुष, डन। निश्चित वापस सुनना, कुछ नया नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन क्या है, जो कि फिजिक्स में मुझे लगता है बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके होंगे। फिजिक्स में आप इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रेशन कर चुके होंगे, कोई नई चीज नहीं है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बताता हूं। एन टी इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस सी टी। 50% इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टू इफ्यूज आउट 50% मोल्स। 50% इफ्यूज आउट हो गए तो मतलब बचे हुए कितने हैं? 50% आधे, n0/2, आधे इफ्यूज हो गए, आधे बचे हुए हैं। इनिशियली n0 थे, e की पावर माइनस सी टी, n0 से n0 कैंसिल, तो ln 1/2 इक्वल्स टू माइनस सी टी, यानी t इक्वल्स टू, इसको ln 2/c लिख सकता हूं। यहां पर ये जो टाइम आया है, कौन सा टाइम है जिसमें 50% इफ्यूज आउट हो गया। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो c की वैल्यू पुट कर सकता हूं, n0 वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। मतलब इनिशियली कंटेनर में 100 मोल्स हो तब भी टाइम उतना ही लगेगा, 200 मोल्स हो तब भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी ये जो टाइम है वो इनिशियल मोल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल मोल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब एक कंटेनर में अगर इनिशियली 500 मोल्स है, 500 मोल्स है, इफ्यूज आउट हो रहे हैं अगर वो, तो 500 से 250 होने में अगर 10 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स लगते हैं, तो एक और कंटेनर जिसमें मान लो इनिशियली
कुछ 200 मोल्स है तो 200 से 100 होने में कंटेनर वही है। इनिशियल मोल्स यहाँ 500, यहां पर इनिशियल 200, यहां 50% इफ्यूज होने में टाइम 10 मिनट्स लग रहा है तो यहां पर भी 50% इफ्यूज होने में टाइम 10 मिनट्स लगेगा। कंटेनर वही होना चाहिए, गैस वही होनी चाहिए, टेम्परेचर वही होना चाहिए, सब कुछ सेम है। यहां इनिशियल मोल्स अलग, यहां इनिशियल मोल्स अलग, बट यहां 50% इफ्यूज होने में 10 मिनट्स तो यहां पर भी 50% इफ्यूज होने में 10 मिनट्स लगेंगे। ये टाइम दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। इसको पता टी हाफ भी बोला जाता है। टी हाफ मतलब आधा इफ्यूज होने में, आधा इफ्यूज होने में टी हाफ मतलब आधा इफ्यूज हो गया, आधा रह गया तो उसमें इतना टाइम लगेगा, दैट इज टी हाफ। आगे चल के ये वर्ड और आएंगे। पूर्णिम एंटी रिमेनिंग मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। एंटी रिप्रेजेंट्स रिमेनिंग मोल्स। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है जैसे विवेक या बीच में भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन सब के लिए मैं कहूंगा कि देखो अभी चैप्टर बेटा बीच में चल रहा है, बीच में कभी भी चैप्टर अटेंड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आइडियल गैस के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। और उसके साथ साथ इससे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म भी कर चुके हैं, बट इस चैप्टर में उनका थोड़ा सा यूज है। तो आइडियल मोल कॉन्सेप्ट के पहले 3 लेक्चर देख लो, फिर आइडियल गैस के लेक्चर्स देखना। मोल कॉन्सेप्ट के पहले 3 लेक्चर, फिर आइडियल गैस, और फिर धीरे धीरे बाकी का बचा हुआ पूरा जो कोर्स है वो धीरे धीरे आप कवर कर सकते हो। राइट, तो ये भी एक क्वेश्चन है इस तरह से, इसको हम ये कहते हैं, इसको बोला जाता है टी हाफ। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स के इंडिपेंडेंट है। इनिशियल मोल्स कितने भी हो, 500 हो, 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। टी हाफ फिक्स है, टी हाफ जो भी है वो फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल्स। किसी बुक की कोई हेल्प नहीं लेनी है आपको, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ो, और जो होमवर्क दिया जा रहा है मॉड्यूल में वो साथ में करते रहो, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ये करते रहो। कैसे आया ये पढ़ लेना, यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। और एक तरह से इस चैप्टर में यू कह दो कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया। बेसिकली अभी तक मैंने, सुनना वापस बेटा समझ में आ जाएगा यार क्या सिंपल सी चीज बताई ना। टाइम टू इफ्यूज आउट 50% मोल्स, 50% मतलब आधे इफ्यूज हो गए, आधे बचे रहे, यानी एन नॉट थे तो एन नॉट बाई 2 बचे हुए हैं, इतने बचे हुए। एन टी क्या है, व्हाट इज एन टी, व्हाट इज एन टी, इनिशियल मोल्स और अभी जो बचे हुए हैं, बचे हुए मोल्स। तो बचे हुए कितने रह गए, आधे, आधे बचे हुए रह गए तो यहां एन नोट बाई 2 लिख दिया, एन नोट से एन नोट कैंसिल, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, क्योंकि यहां ई की पावर माइनस सी टी था तो यहां माइनस सी टी, यहां एल एन 1/2, एल एन 1/2 को क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एल एन 2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और इधर क्या आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, एल एन 2/c, और इसी टी को मैंने क्या लिख दिया, टी हाफ। और C क्या है यहां पर, अगर आप ये पूछते हो तो व्हाट इज C, ये C दिख रहा है। किसको मैंने C लिखा है, C इक्वल्स टू ए नॉट बाई वी आर टी अपॉन 2πm। बट ड्यूरिंग द इफ्यूजन ये चेंज नहीं होता है, ये टर्म क्या है,
कांस्टेंट है साहब, और उस कांस्टेंट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? सी से। राइट, चलो जी। अब इस चैप्टर में एक थियोरटिकल पार्ट आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक थियोरटिकल पार्ट यहां आता है। अभी तक जितना भी ये चैप्टर हमने डिस्कस किया ना, जितना भी चैप्टर ये हमने डिस्कस किया है, ये कह सकते हो आप कि हमने सब एक्सपेरिमेंटल किया है। बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गै-लुसैक्स लो, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। बॉयल्स ने क्या देखा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अच्छा वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। चार्ल्स ने क्या देखा कि टेम्परेचर डबल करने पर वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल था। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को थियोरटिकली डिराइव नहीं कर सकते? क्या इसे हम थियोरटिकली डिराइव करना चाहते हैं? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को हम थियोरटिकली डिराइव करना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, उसके लिए एक थ्योरी डिजाइन की गई जहां पर हम बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए थियोरटिकली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स को रिलेट करेंगे। बट ये थियोरटिकल डेरिवेशन जो है ना, वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए अच्छी खासी फिजिक्स लगती है, अच्छी खासी मैकेनिक्स उसमें यूज होती है, और उसके बाद भी अगर एग्जैक्टली करना चाहे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर हम हमारे डेरिवेशन को आसान करने के लिए कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। ये स्टैंडर्ड अजम्पशंस है जिन्हें हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, और इस पूरी थ्योरी को बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, मैं उसकी बात करूंगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अब हम यहां से थियोरटिकली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन डिराइव करेंगे। बट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसके पोस्टुलेट्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में इसका डेरिवेशन नहीं है जेई में, लेकिन इसके पोस्टुलेट्स है। एनसीईआरटी में इसके अजम्पशंस दे रखे हैं कि कौन कौन से अजम्पशंस हैं, राइट? तो अब बात करते हैं यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहले तो पर्पस समझ लो, क्या हम कर रहे हैं? हम थियोरटिकली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इस डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। इन अजम्पशंस को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अजम्पशंस क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? केटीजी। और ये केटीजी केमिस्ट्री में भी है, केटीजी फिजिक्स में भी है। इनफैक्ट पूरा चैप्टर केमिस्ट्री में भी है, पूरा चैप्टर फिजिक्स में भी है। तो इसीलिए इस चैप्टर का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं, तो वेटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पर वन बाय वन करके हम इसके पहले पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। पोस्टुलेट्स मतलब अजम्पशंस की। क्या क्या है ये अजम्पशंस, वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो अजम्पशंस क्यों ले सकते हैं उसकी बात भी करेंगे, राइट? तो यहां पर पहला अजम्पशन ये है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आप सबको ये तो पता ही है कि उस मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत कम होती है। एक गैसेस जो होती है उनमें गैसियस मॉलिक्यूल्स की साइज तो बहुत कम होती है, खाली जगह ज्यादा होती है, खाली जगह ज्यादा होती है, राइट? इसीलिए तो गैसेस अच्छी खासी क्या हो सकती है? कंप्रेस। लिक्विड में क्यों कंप्रेस नहीं होता है? सॉलिड क्यों नहीं कंप्रेस होता? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन गैसेस के बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर नॉर्मली कोई गैसेस बनाएगा ना, ऐसे बनाता है, ऐसे, यानी ये गैसेस खाली जगह बहुत ज्यादा है। सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं कि गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल की साइज होती है, मॉलिक्यूल की साइज जो होती है वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है, कंटेनर की साइज के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। यानी आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो, उनकी साइज को कहीं जरूरत पड़े तो हम कंटेनर के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल की साइज को, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर साइज ऑफ गैसियस
मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, कुछ भी बोलिए, मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट नेग्लिजिबल with respect to the size of container. This assumption कैन बी जस्टिफाइड, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कैन बी जस्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट gases are highly compressible. गैसेस अच्छी खासी कंप्रेसिबल होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की साइज कंटेनर की साइज के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है। इसका एक एंगल आके चल के ये भी आता है, जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ना अभी, कि एक पत्थर को फेंका, पत्थर को इतने एंगल पर फेंकोगे, इतनी स्पीड से फेंकोगे तो वो वहां जाके गिरेगा। आपको पता है उसमें आपने एक अजम्पशन ले रखा है। क्या अजम्पशन ले रखा है? वैसे एक नहीं, वहां पर भी बहुत सारे अजम्पशंस ले रखे हैं। बताओ, देखो कि मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में एक पत्थर है, मैं उसको इतने एंगल से इतनी स्पीड से फेंक रहा हूं तो वो इस जगह पर जाके गिरेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से, फिजिक्स से आप निकाल सकते हो, बट ये जब आप निकालते हो तो आपने क्या क्या अजम्पशन ले रखे हैं पता है आपको? बट समर्थ ने कहा कि सर एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। एक्सिलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 9 वो फिक्स मान लिया आपने। वैक्यूम मान लिया। एयर ड्रैग, विंड स्पीड, इनको कंसिडर नहीं किया है, विंड की स्पीड को कंसिडर नहीं किया है। ग्रेविटी को कांस्टेंट माना हुआ है। इस सब के अलावा बिल्कुल ऋतिक ने सही कहा है, जो पत्थर है ना उसे पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो आप। बिल्कुल सही कहा, वो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह। अगर बड़ा पत्थर है तो ये जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो वो उस पर नहीं लगती है, उसके लिए फिर अलग से फिजिक्स है भाई। हम्म तो इसलिए यहां पर भी ये अजम्पशन लेने के बाद हम इन पार्टिकल्स को पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो वो फिजिक्स हम यहां पर लगा सकते हैं, ये भी कह सकते हो आप। तो वो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स हम यहां लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ रहा हूं, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होते हैं। देखो, क्योंकि एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। लिक्विड में अट्रैक्शन और ज्यादा होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन और भी ज्यादा होता है। लेकिन गैसेस में कह सकते हो कि अट्रैक्शन कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। इसीलिए तो कभी किसी कंटेनर में आप गैस डालते हो तो वो गैस क्या करती है, पूरी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर देती, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि सॉलिड डाल दो, यहां रूम में मैं एक पत्थर रख दूं, क्या पत्थर पूरा फैल जाएगा? क्यों नहीं फैलता? पत्थर के एटम्स क्यों दूर दूर नहीं जाते हैं? क्यों दूर दूर नहीं जाते? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में भी अट्रैक्शन ज्यादा होता है। बट गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है। राइट तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इसका जस्टिफिकेशन भी क्या है? दिस अजम्पशन कैन बी जस्टिफाइड, ये लाइन पूरी लिख लेना, दिस अजम्पशन कैन बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मैं टुकड़ों में लिख रहा हूं, बाय द फैक्ट दैट gases occupy all the available space
टू देम। जितनी भी स्पेस मिलती गैसेस सब ऑक्यूपाई कर लेती है। जतिन का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो ये अच्छी बात है, बीच बीच में ऐसे कमेंट आने से क्या ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो लिखा रहो, कुछ ना कुछ लिखता, अच्छी बातें लिखते रहो, बट रिलेटेड लिखते रहो तो ठीक रहता है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। और क्यों ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज गैसेस जो होती जो भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। अगरतला से अर्काजीत, वाह जी वाह, लव फ्रॉम अगरतला। टाइम हो गया, चिंता मत करो, ठीक है। ये कुछ थे, इसके आगे के अजम्पशंस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क की बात कर लेते हैं, होमवर्क दे देता हूं जल्दी से आप लोगों को। ग्राहम स्लो के कुछ क्वेश्चन तो कर ही चुके थे, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी दे देता हूँ। O1 में 37, 38, इधर कहाँ तक कर लिया S1 में यार? S1 में जो भी हो अप टू 39 कर लेना। लव फ्रॉम अमेठी, वाह। ठीक है, राज करोगे बेटा, मेहनत करो, सब समझ में आएगा। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, सब समझ में आएगा, है ना। करते रहो, सब समझ में आ जाता है। देखो कोई भी काम आप कर रहे हो ना, आपको लगता है सर ये काम मैं बड़ा अच्छा करता हूँ, एक कुछ भी काम जो आपको लगता है सर मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, मैं मास्टर हूँ या कम मास्टर हूँ, बट सोचना उस चीज को कि जो काम आपको लगता है आप अच्छा करते हो, क्या पहले दिन से उसे अच्छा करने लगे? इमेजिन करना वो काम आपने कब स्टार्ट किया, पहले आप कितना अच्छा कर रहे थे, कितना टाइम आपको लगा, आप खुद रियलाइज करो। अरे आप जो आज चलते हो ना, आपको पता है जब पहली बार चलने लगे कितने महीनों लगे थे? कितने महीनों में आप चलना सीखे हो? कितनी बार गिरे हो? अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्हें सब पता हो। तो वो उसमें भी टाइम लगता है। पहली बार पेन चलाने में पता नहीं महीनों लग जाते हैं, एक सीधी लाइन नहीं खींची जाती है। स्कूल में जाते हैं तो 3-4 महीनों तक वही चलता रहता है, कुछ भी पेन पकड़ा दो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, यही चलता रहता है। स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग, यही चलता रहता है, वो भी करने में बहुत टाइम लगता है। पहला लेटर लिखने में पता नहीं कितना टाइम लगा है, ए लिखने में पता नहीं कितना टाइम लगा है। सोच के देखोगे ना, हर काम में मेहनत लगती है। एक्सपर्ट तभी बनते हैं जब आप उस पर अच्छी तरह से अपना टाइम देते हो। हर कोई एक्सपर्ट बना ना, उसने उसी पर अपना सारा फोकस किया है। आज सचिन तेंदुलकर, आप सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, सचिन तेंदुलकर स्कूल गया था क्या? कि उसका सारा फोकस क्रिकेट पर, भैया क्रिकेट खेलना है, स्कूल गया है लेकिन कोई ऐसा नहीं, बहुत पता नहीं कौन सी क्लास में स्कूल छोड़ दी। बहुत सारे एक्टर्स अच्छी एक्टिंग करते, पता नहीं स्कूल, कोई 10th कोई 12th कोई, क्यों उनका फोकस बदल। ऐसा नहीं कि वो नहीं मेहनत करे, वो स्कूल जाते अच्छा करते, बट उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, वो स्कूल एक्टिंग करने लगे, वो उसमें अच्छा हो गए, घर वालों ने अलाउ कर दिया, बट उन्होंने भी खूब मेहनत की। आपको पता है बहुत सारे एक्टर्स, पता नहीं, है ना, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्विट्जरलैंड की वादियों में शूटिंग कर रहे हैं, बहुत बार इनको -10, -20, -30 डिग्री में भी शूट करना पड़ता है, ठंडे ठंडे पानी में कूदना पड़ता है, फ्रीजिंग पानी। चलो फ्रीजिंग तो छोड़ो, वो तो अलग बात है, साफ पानी, बहुत बार तो फाइटिंग करते हुए किस कीचड़ में कूदना पड़ता है, वो सोचो आप। वो चेहरों पे लगता तो है कि मेकअप कर लो, कभी कभी इतना गंदा मेकअप करना पड़ता है ना, थोड़ी देर लगा दो तो ऐसा लगेगा। 5-5, 6-6 घंटे मेकअप करवाने में लगता है, 5-6 घंटे तक बैठो, पहले मेकअप करवाओ फिर शूटिंग करो। क्या लगता है आसान है? कुछ भी चिपका दो चेहरे पर, अभी तुम्हारे चेहरे पर 4 क्रीम लगा दूं ना, थोड़ी देर तक ऐसा लगेगा सॉरी हटाओ इसको, परेशान हो रहा हूँ, बदबू आ रही है, ये हो रहा है, सब तो बहुत सारी तकलीफ, इसीलिए फाइट करो, सब हो जाएगा। चलिए ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास